Hello everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy and happy. चलिए आज हम इस सेशन में देखेंगे एसआई भर्ती मुख्य परीक्षा में लैंग्वेज यानी कि भाषा हिंदी और इंग्लिश से जितने भी सवाल आए हैं उन सभी का कंप्लीट डिटेल ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम यहाँ पे। ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं हम यहाँ पे। इसके पहले हमारा सेशन हो चुका है, एसआई प्री का हुआ था, एक पूरा कंप्लीट सेशन आप देखेगा अवेलेबल होगा। और एसआई मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में जो सवाल आए थे उसका सेशन हुआ। ये हम एसआई भर्ती प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तीसरा सेशन कर रहे हैं जो होगा किसका, लैंग्वेज का। शुरू करेंगे, पहले हम हिंदी का देखेंगे और फिर इंग्लिश से। प्रीवियस ईयर सेंस बहुत बेनिफिट हो जाता है किसको लेके कि कैसे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं विभाग द्वारा। अभी जब रिसेंटली आप लोगों का एसआई का एग्जाम है तो उसके लिए ये क्या होगा, ये सेशन आपको बेनिफिट करेगा। ओके, ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हम देखेंगे कवि शब्द का स्त्रीलिंग होगा। देखते हैं, ऑप्शन ए कवियत्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवित्री, ऑप्शन डी कवियित्री। तो देखिए कवि क्या है, पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है, फल गिर रहा है। इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है। पेड़ से फल का गिरना मतलब फल पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हमने बचपन से पढ़ा हुआ है कारक जो होते हैं कैसे होते हैं। प्रथमा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में किससे अलग हो रहा है, पेड़ से फल। देखते हैं, पहला कर्म, दूसरा करण कारक, तीसरा क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, और चौथा है अपादान कारक। तो हमने क्या देखा, अपादान का मतलब क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में। तो क्या हो जाएगा कारक में, ये अपादान कारक। अलगाव का जहां पर बोध होता है वहां पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है। पहला आर्टिकल 346, दूसरा आर्टिकल 351, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 343 या चौथा क्या हो जाएगा आर्टिकल 349। किस अनुच्छेद में क्या पूछा है, हिंदी के विकास। देखिए आर्टिकल 346 में क्या बोला गया है, एक राज्य से दूसरे राज्य क्या होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो क्या होती है, पत्र आदि की राजपत्र आदि की क्या होती है, राजभाषा होती है। इसके बारे में बात किया गया है। सेकंड हम चलते हैं आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 में बोला गया है हिंदी भाषा के विकास के बारे में। इज इट विजिबल, हिंदी भाषा के विकास के बारे में। सिंस हमारा सवाल इसी बारे में था तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला हम देखेंगे ऑप्शन सी, क्या बोल रहा है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। इसमें क्या बोला गया, संघ की राज्य भाषा हिंदी और क्या होगी, लिपि देवनागरी होगी। ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल 343। अगला आर्टिकल 349। आर्टिकल 349 में क्या बताया गया, भाषा के संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष जो प्रक्रिया है वो। तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल 340 से लेकर 343 से लेकर 349 तक सब में हिंदी भाषा के बारे में क्या क्या स्पेसिफिक है ये हमने देख लिया। प्रश्न जो हमारा पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 350, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 351। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वर्षा ना होती तो पूरा क्या होता, फसल सूख जाती। इस वाक्य में क्या है, पहला इच्छावाचक है। क्या यहाँ पे इच्छा दिख रही कि वर्षा ना हो और फसल सूख जाए, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, इच्छावाचक नहीं होगा। संकेतवाचक, क्या यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, बिल्कुल मिल रहा है। आगे देखते हैं विधिवाचक, विधि ऐसा कुछ होता नहीं है, निषेध तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी संकेतवाचक। संकेत मिल रहा है उस वाक्य से।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य है? पहला साकेत, दूसरा पंचवटी, तीसरा जयद्रथ वध या चौथा तुलसीदास। देखिए, पंचवटी आपका क्या है? खंड काव्य है। जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। ये दोनों क्या है? खंड काव्य। महाकाव्य पूछा गया हमसे, महाकाव्य कौन सा है? साकेत। तुलसीदास जी क्या है? हमारे कवि हुए हैं, रचनाकार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग प्रधान रचना कौन सी है? पहला सरोज स्मृति। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की शोक काव्य है, शोक रचना है। अगला राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट आपका कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता इनका व्यंग प्रधान रचना है। और जूही की कली क्या है? मुक्त छंद है। इस प्रकार से हमारा हमसे पूछा क्या गया है? आपका व्यंग प्रधान। व्यंग प्रधान कौन सा हो जाएगा? कुकुर मुत्ता। किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। क्वेश्चन नंबर 7। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये सवाल और एक एग्जाम में हमने रिसेंटली देखा हुआ था। देखते हैं। पहला 11, दूसरा 12, तीसरा 20 या चौथा 24। तो रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24। कितने की आपकी यति से होगी? 11 और 13 की यति से क्या होती है यहाँ पे रोला में? 24 टोटल मात्राएं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए, अच्छा, आप इसी को इसमें एक इंफॉर्मेशन और, आप रोला को जब पलट देते हैं तो दोहा, दोहा में कितनी मात्राएं होती? टोटल 24। कितने की यति से? 13 और 11 की यति से। तो वो क्या बन जाएगा? दोहा। वहीं जब बात करें रोला की तो 11 और 13 की यति से कितनी मात्राएं हो रही हैं आपके? टोटल 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? पहला 14 सितंबर 1950, दूसरा 14 सितंबर 1947, तीसरा 14 सितंबर 1949 या चौथा है 10 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को दर्जा प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर किन वर्णों को कहा जाता है? अर्ध स्वर के बारे में बात हो रही है। पहला है ई और ऊ। ई और ऊ क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा य और व। य और व क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। अगला है हमारा श और ह। श और ह क्या होते हैं? ऊष्म स्वर होते हैं। इन्हीं के साथ श और स भी क्या होता है? ऊष्म स्वर होता है। तो हमसे पूछा क्या गया है सवाल में? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, य और व। मूविंग ऑन, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? ये ऑप्शंस आर: ए आंख का तारा, बी आस्तीन का सांप, सी पीठ दिखाना या डी कीचड़ उछालना। आस्तीन कपटी मित्र का मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप। कहते हैं ना आस्तीन का सांप है, धोखा दिया उन्होंने तो क्या हुआ? कपट है उनके मन में, तो क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। मूविंग ऑन, रीतिरात्मा काव्यस्य यह उक्ति किस आचार्य की है? पहला आनंदवर्धन, दूसरा कुंतक, तीसरा वामन या चौथा क्षेमेंद्र। रतिरात्मा काव्यस्य यह उक्ति है वामन जी की। इन्होंने संस्कृत काव्य में रीति सिद्धांत के इन्हें क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। किन्हें? वामन जी को। मूविंग ऑन, मुहावरा मूलतः किस भाषा का शब्द है? पहला हिंदी, दूसरा अरबी, तीसरा अंग्रेजी या चौथा फ्रेंच। मुहावरा किसका शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। किससे आया है मुहावरा शब्द? अरबी भाषा से। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। रीति युक्त काव्य धारा के कवि कौन है? किस काव्य धारा के पूछ रहा है?
रीति युक्त काव्य धारा के पहला केशवदास, दूसरा मतीराम, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास बिहारी या चौथा है घनानंद। रीति युक्त काव्य के क्या पूछ रहा है, काव्य धारा के कवि कौन है इस ऑप्शन में से, केशवदास। देखिए रीति युक्त काव्य धारा केशवदास, कंफ्यूज नहीं होंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा मतीराम, ये क्या हो जाएंगे रीति आपका बद्ध, कौन है मतीराम, रीति बद्ध। अगला रीति सिद्ध काव्य धारा बिहारी, रीति सिद्ध, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, ध्यान से याद रखिएगा। अगला घनानंद किसके हैं, रीति मुक्त काव्य धारा के क्या हो जाएगा आपका कवि हैं। तो ये कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, रीति युक्त पूछा गया हमसे, तो क्या हो जाएगा केशव दास। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, छंद के संदर्भ में यति का क्या अर्थ होता है, पहला चरण, दूसरा तुक, तीसरा विराम या चौथा मात्रा। छंद के संदर्भ में यति का अर्थ होता है क्या, विराम। देखिए छंद के 7 अंग होते हैं, कौन कौन से, पहला हो जाएगा पद, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा, चौथा यति जिसे क्या कहा जाता है विराम, गति, गति का मतलब फ्लो, और फिर क्या हो जाएगा लास्ट आपका गण। तो इस प्रकार से टोटल 7 क्या होते हैं, अंग होते हैं किसके, छंद के। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15, उपन्यास राम दरबारी के लेखक कौन है, पहला प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा श्रीलाल शुक्ल, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अज्ञेय या चौथा मुक्ति बोध। तो राम दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, सुक्ति का सही संधि विक्षेप क्या होगा, सधन उक्ति होगा क्या, नहीं, सुधन उक्ति, ये क्या है कैपिटल, इसमें बड़ा उ की मात्रा, ये होगा क्या, नहीं, सुधन उक्ति नहीं, क्या हो जाएगा सही, सुधन उक्ति, ऊधन आपका क्या बनेगा, ऊ मिलकर दीर्घ स्वर संधि बना लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें वाचक शब्द कौन सा है, पहला पीपर पात, दूसरा सरिस, तीसरा मन या चौथा डोला, क्या हो जाएगा सरिस क्या है यहाँ पे वाचक शब्द, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, ऋजु का विलोम क्या होता है, पहला सीधा, दूसरा सुगम, तीसरा वक्र या चौथा वाम। ऋजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है, पहला भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा आग्नेय या चौथा चीनी तिब्बती। किस परिवार की भाषा है हिंदी, किस परिवार की है, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला सवाल देखेंगे, मैथिली कोकिल की उपाधि किस कवि को दी गई थी, पहला मैथिली शरण गुप्त, दूसरा विद्यापति, तीसरा अमीर खुसरो या चौथा जायसी। चूंकि विद्यापति जी जो है ये किसके लेखक हैं, मैथिली भाषा के लेखक हैं, इसलिए इन्हें क्या दिया गया था, मैथिली कोकिल की उपाधि दी गई थी। इनकी रचना कौन कौन सी देख लेंगे, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। मूविंग ऑन, बहुत दुख देना या ज्यादा परेशान करना, इसके लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा, पहला छाती ठोकना, दूसरा तुतारी कोचना, तीसरा छेरिया होना या चौथा छाती में दार दरना। छाती में दार दरने का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक दुख देना या ज्यादा परेशान करना। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22, धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं, पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास या चौथा अव्यय। क्या कह रहा है, अंत में जोड़े जाने वाले, अंत में क्या जुड़ता है, प्रत्यय। वहीं उपसर्ग की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, शब्दांश के पहले जो जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, उपसर्ग। चूंकि हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, अंत में, तो अंत में क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन प्रत्यय। मूविंग ऑन, अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यासों में से
प्रेमचंद्र जी का उपन्यास कौन सा है? पहला सुनीता, दूसरा त्यागपत्र, तीसरा तमस या चौथा कर्मभूमि। प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है क्या? कर्मभूमि। आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा है ना। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास में क्या क्या हो जाता है? रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा, सदन, गोदान, गबन। सबको याद होगा ये, मैं मान के चलती हूँ कि आप लोगों को याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी वर्णमाला में नासिक्य ध्वनियां कौन सी होती है? पहला प्रत्येक वर्ग की प्रथम ध्वनि, इनकरेक्ट है, प्रथम ध्वनि नहीं होती। प्रत्येक वर्ग की तृतीय ध्वनि, तृतीय ध्वनि भी नहीं होती है। प्रत्येक वर्ग की पंचम ध्वनि क्या होती है? नासिक्य ध्वनि होती। चौथा क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग की चतुर्थ ध्वनि, ये भी क्या है? इनकरेक्ट है। देखिए क ख ग घ ङ च छ ज झ अंग ट ठ ड ढ ढ़ त थ द ध न। नाक से सब उच्चारण हो रहा है ना, प फ ब भ म। तो क्या होता है? ये नासिक्य ध्वनियां होंगी। कौन सी? लास्ट वाली। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या वाक्य है ये? कौन सा वाक्य है? पहला सरल वाक्य, सरल वाक्य सिंपल दिख रहा है क्या? नहीं। मिश्र वाक्य, बिल्कुल मिश्र वाक्य है। जैसा बोओगे वैसा क्या करोगे? काटोगे। संयुक्त वाक्य नहीं, और क्या नहीं है? संदेहवाचक नहीं। देखिए इसमें क्या होता है, मिश्र वाक्य में प्रथम प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे। देखते हैं अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, सार लेखन में क्या पूछा गया है? सार लेखन में क्या होता है? मूल रचना कौन सी होती है? पहला लगभग आधा, दूसरा एक चौथाई, तीसरा एक तिहाई या चौथा अत्यंत संक्षिप्त। देखिए आपने एग्जाम में देखा होगा ना, गद्यांश पद्यांश, जिसमें क्या एक शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया होता है? गद्यांश बेसिकली इसमें पूरा एक समराइज कर दिया जाता है छोटे फॉर्म में। तो वो कितना पार्ट होता है? कितना पार्ट होता है? एक तिहाई भाग होता है किसी भी रचना का। तो गद्यांश का सार या सार लेखन कितना हो जाएगा? एक तिहाई भाग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कारक कितने प्रकार के होते हैं? पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 6 या चौथा 8। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म कारक, कर्ता, कर्म, करण पढ़ा है ना आप लोगों ने, याद है। संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार से ये क्या हो गए? 8 आपके कारक। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री, अभिकरण क्या हो जाएगा आपका? मे पे पर्पस। इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? सभी आपके 8 भेद। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला पूज्यनीय, दूसरा अनधिकार, अनधिकार करेक्ट है, आशीर्वाद करेक्ट है, निरोग करेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है? पूजनीय क्या होता है? पूजनीय, पूजने के योग्य, ना कि पूज्यनीय। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये इनकरेक्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? पहला विनय पत्रिका, विनय पत्रिका बिल्कुल तुलसीदास जी की रचना है। श्री कृष्ण गीतावली भी तुलसीदास जी की रचना है। कवितावली भी है तुलसीदास जी की रचना। क्या नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है। रामचंद्रिका चंद्रिका किनकी रचना है? केशवदास जी की रचना है, ना कि तुलसीदास जी की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, इनकी रचना नहीं है। मूविंग ऑन, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि युक्त शब्द बताइए। पहला विद्यालय, विद्यालय में विसर्ग संधि है क्या? विद्याधन आलय। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? दीर्घ स्वर संधि, ना कि विसर्ग संधि। अगला राकेश, राका धन ईश, क्या हो जाएगा आपका? आ और ई मिलके क्या बना लेंगे? गुण स्वर संधि।
अगला निर्जन, निह धन जन, दिख रहा है क्या ये विसर्ग संधि? बिल्कुल दिख रहा है। और एक क्या है? जगन्नाथ, जगत धन नाथ, वो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आता है? निर्जन, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। गो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? महेंद्र, रविंद्र, सदैव या स्वागत? देखते हैं। महाधन, इंद्र, अगला रविंद्र, रविधन, इंद्र, नेक्स्ट है आपका सदैव, सदाधन, एव, अगला है स्वागत, सुधन, आगत। देखिए कहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? गुण स्वर संधि दिख रहा है जो कि ए में परिवर्तित हो रहा है। कौन सा दिख रहा है आपको? महेंद्र दिख रहा है क्या? आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? आपका ए बनाते हैं महेंद्र। क्या हो? आ और ये क्या है? छोटा ई है। क्या बना लेते हैं? ए बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि के लिए महेंद्र। ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लेंगे आप। तो क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 32। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व या चौथा द्विगु। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है आपका? संख्यावाची द्विगु, चार भुजाओं का समूह क्या हो जाता है आपका? चतुर्भुज। द्विगु, संख्यावाची द्विगु, संख्या दिख रहा है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी कौन सी है? हमेशा पूछा जाता है, हमेशा कंफ्यूजन होता है। उज्जवल है क्या? नहीं। बड़ा उज्जवल है क्या? नहीं। उज्जवल है क्या? नहीं। क्या हो जाएगा ये? उ ज व ल, दोनों ज क्या होंगे आपके? आधे होंगे, उज्जवल। तो क्या हो जाएगा हमारा सही वर्तनी? ऑप्शन नंबर सी, उ आधा ज व ल। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34। हिंदी वर्णमाला में अढ़ और ढ ध्वनि को क्या कहा जाता है? ए लुंठित, बी पार्श्विक, सी उष्म या डी उच्छिप्त? क्या कहा जाता है इन दोनों को? उच्छिप्त। देखिए ढ और घ को क्या कहा जाता है? उच्छिप्त। लुंठित होता है र, पार्श्विक क्या क्या होते हैं? क ख ग घ ट ठ द ध, जितने भी आपके क्या हो जाएंगे 4 तक, 1 से लेके 4 तक के जो है वो क्या हो जाएंगे? सब में आपके पार्श्विक। ऊष्म में क्या होता है? श, स और ह। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरों का सही हमको क्या ज्ञात करना है? सही हिंदी अर्थ बताइए। आकाश माँ गोडू मढ़ाना, पहला ज्यादा झूठ बोलना, दूसरा अत्यधिक उत्साहित होना, तीसरा आकाश की शेयर करना है, चौथा बड़ी बड़ी बातें करना। आकाश में गोडू मढ़ाना का मतलब क्या होता है? अत्यधिक उत्साहित होना, आसमान में पहुंच जाना, अत्यधिक उत्साहित होना। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 36। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? राम कृष्ण, राम और कृष्ण। आपने देखा होगा जहां पे भी ये ऐसा और ये आता है जो आपको जोड़ेगा दो शब्दों को, तो क्या हो जाता है? वहां पे द्वंद्व होता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शोकाकुल, शोक से आकुल, नवरस, 9 रसों का समाहार, संख्यावाची द्विगु हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया? द्वंद्व। द्वंद्व में क्या आ जाएगा? राम और कृष्ण, राम कृष्ण। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? पहला यमक, दूसरा उपमा, तीसरा उत्प्रेक्षा या चौथा रूपक? ध्यान से देखेंगे, शब्दालंकार इस ऑप्शन में से यमक हो जाएगा। शब्दालंकार में क्या क्या आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। वहीं अर्थालंकार में क्या क्या आ जाता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक और अतिशयोक्ति। ये सभी किस में आते हैं? अर्थालंकार में आते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जल का पर्यायवाची नहीं है? पहला रसाल, रसाल का मतलब क्या होता है?
आम होता है। अगला है अम्बु। अम्बु जल का पर्यायवाची, वारी भी जल का और सलिल भी जल का है। तो जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रसाल। रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। अथ का विलोम क्या होता है? अनथ, इति, भिति या विनत? अथ का विलोम होता है क्या? इति। आगे बढ़ेंगे, पुष्प का पर्यायवाची है शकुंठ, प्रसून, अक्षी या तरणी? पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? प्रसून। और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसुम, प्रसून, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? पुष्प के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा छंद वैनिक छंद होता है? पहला दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा हरिगीतिका या चौथा कवित? वैनिक छंद कौन सा है? वैनिक छंद कवित है। अच्छा, दोहा कौन सा छंद होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है, अर्ध सममात्रिक। वहीं हम बात करें सोरठा, ये भी अर्ध सममात्रिक है। हरिगीतिका सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक मतलब जिनमें मात्राएं समान हो। 28 है हरिगीतिका में। इसमें 13 और 11 की यति से टोटल 24 मात्राएं होती है। किसमें? दोहा में। वहीं बात करें सोरठा की, तो 11 और 13 की यति से, दोहा का उल्टा हो जाएगा, 11 और 13 की यति से कुल 24 मात्राओं के साथ सोरठा भी क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? पहला श्याम, दूसरा रमा, तीसरा तुलसीदास या चौथा लड़की? देखिए, यहाँ पे श्याम एक व्यक्ति का नाम है, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। रमा बिल्कुल एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक। तुलसीदास जी व्यक्ति का नाम है। लेकिन लड़की मतलब बहुत सारी लड़कियां एक जाति हो गई ना, वो कोई कोई सी भी हो सकती, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक यहाँ पे लड़की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा, दूसरा उत्प्रेक्षा, तीसरा रूपक या चौथा क्या हो जाएगा? श्लेष। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा है आपका अलंकार? रूपक अलंकार है। चरण कमल, चरण को कमल के समान माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अन्विति का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला अनुधनिति, दूसरा अनधनिति, तीसरा अनवधनिति या चौथा अंधनिति? अन्वति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन इति। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, मैथिली चरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं? पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग या चौथा प्रगतिवादी युग? तो मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या होगा? घिरी मिट की मारना, क्या हो जाएगा? घिरी मिट की मारना। पहला ऑप्शन है जल्दबाजी करना, दूसरा घड़े को पत्थर से मारना, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास पलके ना झपकाना, या चौथा आंख मटकाना। तो घिरी मिट की मारना का हिंदी अर्थ होता है पलके ना झपकाना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। पहला अनुग्रहित, दूसरा अनुग्रहित, तीसरा अनुग्रहित या चौथा अनुग्रहित? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनु, ये बड़ा हुआ है यहाँ पे अनु, और ये क्या हो जाएगा? गृहित। ऑप्शन नंबर बी अनुगृहित, ये ऐसा लिखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संचारी भाव की संख्या मुख्यतः कितनी मानी जाती है? पहला 9, दूसरा 10, तीसरा ऑप्शन है 12 या चौथा ऑप्शन है हमारे पास 33। तो भरत मुनि जी के द्वारा संचारी भाव की टोटल संख्या कितनी बताई गई है? 33। किन के द्वारा? भरत मुनि जी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? पहला रौद्र, दूसरा वीर, तीसरा विभत्स या चौथा करुण? क्रोध रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध।
वीर का स्थाई भाव क्या होता है आपका उत्साह। विभत्स का स्थाई भाव होता है घृणा। और करुण का स्थाई भाव क्या हो जाता है शोक। घृणा और करुण का क्या हो जाएगा शोक। हमारे पास क्या पूछा गया है क्रोध। क्रोध क्या है रौद्र। चलिए रौद्र रस का स्थाई भाव है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 50। अभ्युदय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अभी इसके पहले हमने देखा उपसर्ग क्या होता है जो किसी शब्दांश के पहले लगाए जाते हैं। वहीं प्रत्यय क्या होते हैं जो किसी शब्दांश के बाद में पीछे जो लगता है वह क्या होता है प्रत्यय। चलिए देखेंगे अभ्युदय में पहला अ, दूसरा अभि, तीसरा अभ्यु या अब। तो अभ्युदय में क्या है आपका उपसर्ग अभि उपसर्ग है अभिधन उदय। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। पहला मराठी, दूसरा पंजाबी, तीसरा हिंदी या चौथा संस्कृत। देवनागरी लिपि के अंतर्गत मराठी, हिंदी और संस्कृत आते हैं ना कि पंजाबी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा पंजाबी क्योंकि ये नहीं है। और भाषाएं देख लेते हैं देवनागरी लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी, पाली, कश्मीरी, नेपाली, तमाड़, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली और संथाली। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं देवनागरी लिपि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धियां हैं। पहला संज्ञा संबंधी अशुद्धि, दूसरा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, तीसरा विशेषण संबंधी अशुद्धि या चौथा क्रिया संबंधी अशुद्धि। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है विशेषण संबंधी अशुद्धि। सबसे मधुरतम, मधुर क्या बता रहा है विशेषता बता रहा है, सबसे मधुरतम में क्या हो जाएगा विशेषण संबंधी अशुद्धि। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 53। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। किसके आधार पर अर्थ के। पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 6 या चौथा 5। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं 8। कौन कौन से देखेंगे विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और क्या हो जाएगा संकेतवाचक। कुल मिलाकर ये क्या हुए 8 प्रकार के वाक्य हो जाते हैं। किसके आधार पर अर्थ के आधार पर। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 54। आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ क्या होता है। पहला अनमेल योग, दूसरा अधूरा ज्ञान, तीसरा दोहरा लाभ या चौथा अशिक्षित होना। आधा तीतर आधा बटेर इसका मतलब क्या होता है अनमेल योग होता है। दो अलग अलग प्रकार के आधा तीतर और आधा क्या है बटेर और उसको मिला दिया गया तो अनमेल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए सूर्य कौन सा शब्द है। पहला देशज, दूसरा विदेशी, तीसरा तत्सम या चौथा तद्भव। सूर्य कौन सा शब्द है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है सूरज होता है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 56। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण या चौथा क्रिया। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जोड़े जाते हैं क्रिया के साथ जोड़े जाते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल या चौथा नगेंद्र। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किन्होंने कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कबीरदास जी जो थे वो अपनी बात को बहुत ही साफ और दो टुक शब्दों में कहते थे, इसलिए उनको वाणी का डिक्टेटर से संबोधित किया कि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 58। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा दी है। पहला भामह, दूसरा विश्वनाथ, तीसरा मट्टक और चौथा अभिनव गुप्त। किनके द्वारा वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा गया है,
किनके द्वारा कहा गया है? विश्वनाथ जी के द्वारा। इनके अनुसार रस का मतलब क्या होता है? रस की परिभाषा क्या होती है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग शब्द बताइए। पहला कृपालु, दूसरा सामाजिक, तीसरा मिलनसार या आगमन। देखिए उपसर्ग मतलब वाक्यांश के क्या पहले लगने वाला आपका क्या हो जाएगा? शब्द होगा। तो क्या हो जाता है ये? कृपालु में लगा हुआ है क्या? नहीं। मिलनसार है क्या? नहीं। सामाजिक है क्या? नहीं। क्या है? आगमन। तो आ और उपसर्ग और गमन का मतलब क्या होता है? मूल शब्द है जाना। तो क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग से बना आगमन, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। पहला अखरोट, दूसरा मुख, तीसरा ग्राम या कर्म। अखरोट क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी सब क्या है? तत्सम शब्द है। तो आपका अखरोट का क्या हो जाएगा अगर तत्सम देखे तो? अक्षोट। वहीं मुख का मुंह हो जाएगा क्या? तद्भव। कर्म का क्या हो जाएगा? काम। और आपका ग्राम का गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण या चौथा अव्यय। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वहीं अविकारी क्या क्या होते हैं? अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62, ध्यान मग्न शब्द में कौन सा समास है? पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा संबंध तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष या चौथा अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान में मग्न, किसी चीज में लिप्त है, ध्यान में मग्न, क्या हो जाएगा? मग्न। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से आपका क्या हो जाएगा? अलग होने के अर्थ में। षष्ठी क्या हो जाता है? संबंध का के की। और आपका अधिकरण में क्या होता है? में, पे, पर या पास। तो में, पे, पर या पास के हिसाब से इसमें क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है, क्योंकि ये क्या है? ध्यान में मग्न। क्वेश्चन नंबर 63, कोई कौन सा सर्वनाम है? पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा निजवाचक या चौथा संबंधवाचक। अगर मैं कहूं कोई आ रहा है, कौन आ रहा है पता है क्या? नहीं पता है। निश्चय होगा? नहीं होगा। क्या होगा? कौन आ रहा है नहीं पता है तो अनिश्चयवाचक होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हिंदी का सेक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अब हम देखते हैं इंग्लिश के सेक्शन से आए हुए सवाल। पहला, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन हिंदी? हॉल तालियों से गूंज उठा, इसके लिए कौन सा इंग्लिश ट्रांसलेशन सही है? देखते हैं। There was an echo of clappings in the hall. आपका क्या हो जाएगा? ये गूंज उठा पास्ट टेंस में दिख रहा है क्या आपको? पास्ट सिंपल टेंस में। तो देयर वॉज एन एको ऑफ क्लैपिंग्स इन दी हॉल आपका इनकरेक्ट होगा। दी हॉल रिसाउंडेड विद द चीयर्स। आगे देखेंगे, दी हॉल एकोड विद दी साउंड ऑफ क्लैपिंग्स, ये भी इनकरेक्ट है। पीपल बेगिन टू क्लैप इन दी हॉल, ये भी इनकरेक्ट। सबसे करेक्ट आपका क्या है? दी हॉल रिसाउंडेड विद दी चीयर्स, ये सबसे एक्यूरेट क्या हो जाएगा आपका? हॉल तालियों से गूंज उठा। मूविंग ऑन, question number 65, select the option that correctly fills the blank with the appropriate modal verb in the following sentence. Trespassers dash be prosecuted, पहला will, दूसरा क्या है? must, तीसरा है shall या would। देखिए trespassers shall be क्या हो जाएगा? prosecuted। ट्रेसप्रेसर्स का मतलब होता है अनधिकृत प्रवेश करने वाला, और दूसरा प्रोसिक्यूटेड मतलब मुकदमा चलाना। इसके अनुसार मस्ट भी हो सकता है, शैल भी हो सकता है, लेकिन शैल ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आगे देखेंगे, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द अप्रोप्रिएट verb tense to express an action that will be completed by a specific
टाइम इन द फ्यूचर। देखते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया कल हो जाएगी, मतलब आने वाले समय में क्रिया होगी, यह बता रहा है। एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल कंप्लीटेड बाय ए स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम में वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखेंगे, आई फिनिश माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट है, आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, क्या फिनिश कर चुके हैं, नहीं, आई फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय टुमारो इवनिंग, ये गलत है। आई विल हैव, मैं कल कर चुका होऊंगा असाइनमेंट कंप्लीट कल शाम के समय तक, मतलब ये एक स्पेसिफिक समय में क्रिया का होना बता रहा है। चलिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। देखेंगे पहला, अच्छा देखिए इंग्लिश ग्रामर आप लोगों ने अलग से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे पूरा तो पढ़ाया नहीं जा सकता सिंस ये क्विक सेशन है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपको थोड़े डिटेल के साथ बता दिया जा रहा है। बाकी मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों ने स्पीच पढ़ा, आप लोगों ने वॉइस पढ़ा, आप लोगों ने टेंस पढ़ा, मैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आगे बढ़ रही हूँ। चलिए, आई एम गोइंग टू स्टोर, मैं स्टोर जा रहा हूँ, इसे अगर हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या होगा, देखिए, he said that he is going to the store, okay, he said that he was going to the store। देखिए I am going to store, ये पहले क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्या, जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। यहाँ पे आपको कहाँ पे दिख रहा है, ही वॉज, तो आपका जो जहाँ वॉज नहीं वो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो गया। जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाता है तो नियम के अनुसार ही सेड दैट, ना कि सेज दैट, उसने बोला था, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू द स्टोर, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, पूरे नियमों को, स्पीच के नियमों को प्रयोग करते हुए। Question number 68. Select the option that correctly fills the blank with the appropriate preposition in the following sentence. कौन सा appropriate preposition यहाँ पे आएगा, देखते हैं। I always prefer coffee dash tea. Then होगा क्या, कंपेयर कर सकते हैं क्या दोनों को, नहीं। From होगा क्या, नहीं। I always prefer coffee to tea. मैं हमेशा कॉफी प्रेफर करता हूँ किसके बजाय, टी, चाय के बजाय, तो नो प्रीपोजिशन नीडेड तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जहाँ पे भी प्रिफर होता है तो आप किसी के साथ अगर प्रिफर कर रहे हैं किसी को तो टू लगेगा। चलिए मूविंग ऑन, सपोज इसका एग्जाम्पल ले लें, आई ऑलवेज प्रिफर ब्लैक पेन टू रेड पेन। चलिए, What is the most appropriate and correct translation in Hindi of the following sentence? इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है, हिंदी में उसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर एट हिज फिंगर्स एंड, पहाड़े तो उसे फरफर याद हैं, बिल्कुल करेक्ट है। गुणन सारणी उसकी उंगलियों के सिरों पर हैं, ये भी करेक्ट है। गुणन सारणी उसकी उंगलियों की नोक पर है, तीनों ही ट्रांसलेशन करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव, ए, बी और सी, तीनों अर्थ बता रहे हैं किसका, ऊपर वाले इंग्लिश सेंटेंस का। मूविंग ऑन, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग, अगेन हमको हिंदी में सेंटेंस दिया गया है, कौन सा इसका करेक्ट क्या है, ट्रांसलेशन है, ये हमको बताना है। देखेंगे, उसने तो अपने पूर्वजों की नाक कटा दी, देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला, ही हैज कट द नोज ऑफ हिज फोरफादर, ये होगा क्या, नोज कट किया, ऐसा कुछ होता है क्या, नाक कटाने का मतलब क्या होता है, इज्जत कम कर देना या अपने पूर्वजों का जो मान है वो घटाना। ही हैज स्पॉइल्ड द गुड इमेज ऑफ हिज फोरफादर, गुड इमेज एक अच्छा शब्द नहीं, अच्छा शब्द एज इन जब ट्रांसलेट होगा तो आप गुड इमेज जैसा सा लेमन टर्म्स यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, ही हैज ब्रॉट लॉरेल्स टू द रेप्यूटेशन ऑफ हिज फोरफादर, आगे देखेंगे, ही हैज ब्रॉट डिसक्रेडिट टू द फेयर नेम ऑफ हिज एंसेस्टर, ना कि फोरफादर, एंसेस्टर मतलब क्या होता है,
पूर्वज। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, चलिए देखेंगे, अगर आपको कहा जाए इफ यू आर राइटिंग एन एसे ऑन द टॉपिक साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस, तो आप क्या यूज करेंगे, देखते हैं। अच्छा, सिंस ये बहुत लंबा है मैं इसको आपका आंसर बता देती हूँ। आप जब साइंस और ह्यूमन हैप्पीनेस के बारे में लिखते हैं तो पॉइंट्स के तौर पर आप क्या यूज करेंगे, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक progress and individual subjects happiness by various other factors beyond scientific progress such as personal circumstances, values and social context। ये इसके लिए क्या हो जाएगा करेक्ट। जब आप रीड करेंगे एग्जाम में तो आपको वहां से समझ आ जाएगा कौन कौन सी चीजें आपकी उस पर्टिकुलर, जैसे साइंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस कहा गया तो उसमें फिट इन हो रही है जो चीजें वो आपको दिख जाएंगी। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, which topic is appropriate for an essay on the advantages of artificial intelligence? AI के लिए कौन सा सही है अगर ऐसे लिखना है AI पे, देखते हैं। The use of AI in medical diagnosis and treatment of integration of AI and patient monitoring system, अगला है ethical challenges of AI in healthcare decision making। ethical challenges जैसा तो नहीं कुछ होना चाहिए। the potential adverse impact of AI on the healthcare workplace, workplace में जो potential का impact है वो भी इतना आप कुछ इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। all of the above तो नहीं होगा, क्या होगा, एडवांटेजेस की बात हो रही है तो इसके यूज से कितना आप बेनिफिट ले सकते हैं वो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, fill the blanks with the most appropriate if clause in the following sentence dash we will stay indoor and watch movies। if clause का सही प्रयोग करना है, देखते हैं। if it rains tomorrow तब हम क्या करेंगे, we'll stay indoor and watch movies। if it will rain tomorrow, if it rained tomorrow या if it is raining, कल वर्षा हो रही है तो कल होगी ये होगा, हो तो रही है ये नहीं बोल सकते। इफ इट रेन्ड, रेन्ड क्या है, पास्ट टेंस है, टुमारो की बात कर रहे हैं, इनकरेक्ट हो गया। इफ इट विल रेन भी आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विल है, दो दो बार एक सेंटेंस में विल नहीं लाना है। इफ इट रेन्स, यदि कल वर्षा होती है, आप क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो वी विल स्टे इंडोर, तो हम क्या करेंगे, हम घर के अंदर ही रहेंगे और मूवीज देखेंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग ऑन, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस फ्यूचर सिंपल। चलिए, What is the most appropriate and correct English translation of the following sentence? आपकी यहाँ दाल नहीं गलेगी। पहला, your pulse will not dissolve here, बिल्कुल इनकरेक्ट है। You will not have a smooth sailing here, आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी का मतलब क्या होता है, आपका काम यहाँ नहीं हो पाएगा या यहाँ पे जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा। You will find things difficult here, it is not so easy to win a competition, competition की बात नहीं हो रही। You will not have a smooth sailing here, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा जब आपको दो तीन ऑप्शन करेक्ट लगने लगे तो उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट जो फिट इन होगा उसके साथ जाएंगे। मूविंग ऑन, व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन अ प्रेस्टिजियस जर्नल? देखते हैं, शोध परिणाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुए। करेक्ट लग रहा है क्या, बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन आगे चलते हैं। विज्ञान से संबंधित जानकारी, क्या यहाँ पे साइंस की बात हुई है, नहीं। उसने अपनी प्रगति का एक प्रगति की बात हुई है क्या, बिल्कुल नहीं। एक प्रतिष्ठित पत्रिका में अविश्वसनीय प्रदर्शन की बात नहीं हो, क्या हो जाएगा, द रिसर्च फाइंडिंग्स, शोध परिणाम वर पब्लिश्ड इन अ प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित जर्नल में क्या हुए, प्रकाशित हुए, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 76, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब जो अप्रोप्रिएट है, मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं, शुड, कुड, वुड, तो कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा, देखते हैं।
कैन, मस्ट, ये सब होता है ना। चलिए, शी शुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, उसको 3 लैंग्वेजेस बोलना चाहिए। आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। शी मस्ट बोलना चाहिए, शुड और मस्ट चाहिए होता है इसका मीनिंग। शी वुड, वो उसको वो बोलेगी 3 लैंग्वेजेस। अगला है शी कैन वह बोल सकती है 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। सकना, कैन का मतलब क्या होता है? सकना या सकती है। चलिए, शक्ति सामर्थ्य क्षमता को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 77, चूज द ऑप्शन दैट आर एक्यूरेटली कन्वर्ट द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। देखते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी वुड विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड। देखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा। वुड जब आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो क्या होता है? विल होता है। कहाँ पे दिख रहा है आपको विल? वुड तो आपका डायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। विल 2 ऑप्शन में देखते हैं। शी सेड टू मी दैट आई विल विजिट माई पेरेंट्स ओवर द वीकेंड, या शी सेड टू मी शी विल विजिट हर पेरेंट्स ओवर द वीकेंड। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा था? आई विल विजिट माई पेरेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, कंबाइन द फॉलोइंग 2 सेंटेंस इनटू 1। द बॉय फेल डाउन, द बॉय वाज रनिंग। देखिए, वो द बॉय फेल डाउन, वो जो लड़का था गिर गया। द बॉय वाज रनिंग व्हाइल ही वाज रनिंग, आपका क्या हो जाएगा? दौड़ने के दौरान वह गिर गया। देखते हैं। पहला, द बॉय फेल डाउन व्हाइल ही वाज रनिंग। दूसरा, द बॉय रैन while falling down, गिरते गिरते दौड़ा, ऐसा तो नहीं होगा ना। when the boys ran, बॉयज की बात नहीं हो रही, एक लड़के की बात हो रही है। इनकरेक्ट है। the boy falls down when he runs, ये एस यहाँ पे यूज नहीं होगा। क्या हो जाएगा आपका? the boy fell down while he was running। चलिए, Question number 79. Select the option that correctly fills the blank with the appropriate preposition. Preposition की बात हो रही है। The daughter resembles dash her mother in looks. पहला with, दूसरा after, no preposition needed या at. देखिए, अगर resemble कर रहा है कोई किसी का, सपोज वो बच्ची दिख रही है अपनी मम्मी के समान, तो उसमें कोई preposition यूज नहीं होगा। No preposition needed. The daughter resembles her mother in looks. Moving on. What is the most appropriate and correct English translation? आज आपका यहाँ कैसे आना हुआ जनाब? Tell me sir, why have you come here today? Incorrect है। For what purpose? ऐसा तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। For what purpose you have come here today? How have you come here today? Not. What brings you here today sir? ये क्या हो जाएगा? Most appropriate. Option number D. Moving on. Select the option that correctly fills in the blank with the appropriate article in following sentence. He went to dash hospital as he met with an accident. He went to the hospital. He went to a hospital. He went to an hospital या no article needed. देखिए, यहाँ पे हॉस्पिटल का प्रयोग मूल अर्थ के रूप में हो रहा है, तो उसमें कोई प्रिपोजिशन नीडेड नहीं है। और द स ब कुछ नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा? ही वेंट टू हॉस्पिटल एज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 82, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। देखते हैं। द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर, ये किस में है? पैसिव वॉइस में। द बुक वॉज रिटन बाय अ फेमस ऑथर। वॉज रिटन पास्ट सिंपल में है क्या? देखते हैं। चलिए, अ फेमस ऑथर रोट द बुक। नेक्स्ट, अ फेमस ऑथर वॉज रिटन बाय द बुक। दूसरा, अगला है अ फेमस ऑथर हैज रिटन द बुक या हैड रिटन द बुक। हैज और हैड नहीं आएगा, ये चेंज नहीं होगा इसमें। अगर आप शिफ्ट करेंगे वॉइस के नियमानुसार, द फेमस ऑथर रोट द बुक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया आपका। और क्या हो जाएगा? ऑथर के लिए द फेमस ऑथर रोट द बुक। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर
83. Select the option that correctly fills in the blank with the appropriate preposition. Again preposition. Preposition से बहुत सवाल आए हैं, देखते हैं. She is good dash playing the piano. She is good on. पियानो के ऊपर बैठ के प्ले कर रही है क्या? नहीं. इन अंदर जाके प्ले करी कि नहीं? शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो. करेक्ट है क्या? ऑप्शन नंबर सी. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 84. Fill in the blanks and complete the sentence with most appropriate relative clause of the following sentence. The teacher dash was very knowledgeable. पहला, whom we met at the conference, the teacher whom we met at the conference was very knowledgeable. अगला, the teacher which we meet, which होगा क्या? नहीं. अगला है that we meet, where we meet, क्या है करेक्ट ऑप्शन? the teacher जिनसे हम मिले, whom we met at the conference was very knowledgeable. चलिए, क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट इज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? आपका अभिप्रेत स्वरूप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. पहला, द प्रपोज्ड डेटा विल बी एनालाइज्ड बाय द टीम. मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा. टीम कहाँ से आ गई यहाँ पे? चलिए, योर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय मी. करेक्ट है. अगला, दे विल इम्प्लीकेट, दे विल नहीं होगा. आई विल प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट. कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट की बात हो रही है क्या? नहीं. योर इंटेंडेड प्रपोजल विल बी प्रेजेंटेड बाय मी. ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन, जब आप खुद से ऑप्शन पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको करेक्ट आंसर खुद ही आप फिगर आउट करने में कैपेबल होंगे. चलिए, क्वेश्चन नंबर 86. व्हाट वुड बी एन अप्रोप्रिएट टॉपिक फॉर एन एसे ऑन एथिकल कंसिडरेशन? देखिए, एथिकल कंसिडरेशन बोला है एआई के लिए. देखते हैं. द राइज ऑफ अ ई कॉमर्स इन डिजिटल एज. ई कॉमर्स का एथिकल आपके कंसिडरेशन से कोई मतलब है क्या? नहीं है. द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, एथिकल कंसिडरेशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगा क्या? नहीं. द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का एथिकल कंसिडरेशन से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं है. अगला ऑप्शन है हमारे पास, द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ फेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. ये क्या है आपका एथिकल कंसिडरेशन है. ऑप्शन नंबर डी. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 87. कंबाइन द टू सेंटेंस इनटू वन. पहला, द रॉबर्स लूटेड द विलेज. दूसरा, द पुलिस अराइव्ड. देखते हैं. द रॉबर्स लूटेड द विलेज व्हेन द पुलिस अराइव्ड. जब पुलिस आई तब इन्होंने लूट लिया गांव को. ऐसा होगा क्या? नहीं. पहले लूटते हैं चोर, उसके बहुत बाद में पुलिस आती है. चलिए, द रॉबर हैड लूटेड द विलेज. रॉबर्स ने क्या किया था? चोरों ने गांव को लूट लिया था. उसके बाद व्हेन द पुलिस अराइव्ड, ऑलरेडी वो लूट चुके थे, फिर पुलिस आई. तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. द पुलिस हैड अराइव्ड व्हेन द रॉबर्स लूटेड. द पुलिस अराइव्ड व्हेन द, क्या हो जाएगा हमारा? पहले चोरी हो चुकी होगी थी. तो क्या है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट इन हो रहा है? द रॉबर्स हैड लूटेड व्हेन द पुलिस अराइव्ड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 88. Select the option that correctly fills the blank with appropriate preposition. He thinks that he is super dash me, though he is very junior dash me. वह सोचता है कि he is superior to me. किसी से अभी हमने देखा ना, अगर आप किसी से कंपेयर करें तो टू हो गया. though he is very junior to me. अगर कोई किसी से जूनियर सीनियर की बात हो रही है तो वहां पे क्या लगता है? टू लगता है. जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, ये सब में टू. तो टू और टू. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 89. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद appropriate article. He is an engineer but he also plays dash piano in his free time. An piano, a piano, the piano. वाद्य यंत्र है. वाद्य यंत्र के पहले क्या लग जाएगा? द लगेगा. चलिए, which of the following is suitable topic for essay on impact of social media? सोशल मीडिया का
सोसाइटी पे, समाज पे क्या इम्पैक्ट है, इस बारे में अगर ऐसे लिखना है तो टॉपिक क्या होना चाहिए दिए गए ऑप्शन में से? पहला, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। सोसाइटी की बात हो रही है, केवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स होगा क्या? नहीं। द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, केवल मेंटल होगा क्या? नहीं, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। अगला, द राइज ऑफ सोशल मीडिया एजेंसीज एंड इन्फ्लुएंसर्स एंड देयर इम्पैक्ट, ये होगा क्या? नहीं। सोशल मीडिया एजेंसीज का राइज या इन्फ्लुएंसर का राइज केवल यही समाज में प्रभाव है क्या? नहीं। अगला है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये पूरे समाज में विकास की बात हो रही है, तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है समाज पे कि आप पॉजिटिव ही ऑप्शन लेंगे, द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन प्रमोटिंग मेंटल अवेयरनेस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, fill the blanks and complete the sentence with most appropriate main clause of the following sentence. If I had studied harder, अगर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती तो I would pass the exam. अगला, I will have passed the exam, I have passed the exam या I would have passed the exam. अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं पास हो गया होता, तो क्या हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट के साथ सब्जेक्ट है, वुड हैव लगेगा, थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 92। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रिपोजिशन। डॉली लेफ्ट स्कूल डैश द एज ऑफ 16, एट द एज ऑफ 16। एज के पहले क्या लगता है? उम्र के पहले, उम्र का पड़ाव दर्शाने के लिए एज, एट। एंड वेंट टू द वर्क इन अ बैंक, बैंक में काम करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एट और इन। मूविंग ऑन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द कंपनी प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा? देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। हाई क्वालिटी products, high quality products are produce, high quality products आपका क्या हो जाएगा? are, ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है क्या? are वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्रोड्यूस के साथ क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया आपका, बाय द कंपनी। तो क्या हो जाएगा? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस बाय दी, क्या हो गया आपका? कंपनी। सिंपल में था ये, किस सिंपल में था? प्रेजेंट सिंपल में, जो कि क्या चेंज हो गया आपका? इज एम आर के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया। चलिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, शी सेड। She said that she would attend the conference. Will किस में चेंज हो जाएगा? would में। She said that I would attend the conference. She said that I will would कहाँ पे है? दो ऑप्शन में है। She says नहीं होगा, क्या होगा? She said that। जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगा तो क्या होगा? She said that। she तो नहीं, लेकिन said that। चलिए, fill the blanks and complete the sentence that most appropriate complement clause। clause देखना है, the doctor advised me dash, I eat a balanced diet for a better health, to eat a balanced diet, the doctor advised me to eat a balanced diet for a better health, eating a balanced diet, eat a balanced diet, I eat तो बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा इनकरेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, what is the correct translation of following English sentence to Hindi? She attended an international conference on sustainable development. उसने क्या किया? दीर्घकालिक विकास पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अटेंड किया, मतलब भाग लिया।
उसने दीर्घकालिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। शोध पत्र पढ़ा है क्या? नहीं। शोध पत्र लिखा है क्या? नहीं। दल भेजा है क्या? नहीं। क्या किया है उसने? दीर्घकालिक विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है। चलिए, choose the sentence that correctly uses appropriate verb tense to express a future action। भविष्य का फ्यूचर एक्शन बताने के लिए कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, देखते हैं। आई मे विजिट माई रिलेटिव इन अमेरिका नेक्स्ट समर। जब आप भविष्य का एक्शन बताएंगे तो क्या होगा? आई एम गोइंग टू विजिट माई रिलेटिव्स इन अमेरिका नेक्स्ट समर। ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, choose the option that correctly transform the following sentence from active voice to passive voice। they are building a new bridge in the city। देखिए किसमें है ये? they are building a new bridge, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है क्या? चलिए देखते हैं अगर इंटरचेंज होंगे आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। दी अ न्यू ब्रिज इन द सिटी, अगला क्या हो जाएगा? जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो बीइंग लग जाएगा। द न्यू ब्रिज, सॉरी, अ न्यू ब्रिज इन द सिटी। इसके बाद क्या आता है आपका? इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बिल्ड का क्या होता है? बिल्ड का बिल्ट थर्ड फॉर्म होता है। इज गोइंग टू बी, इज बीइंग बिल्ट इन द सिटी बाय देम। अगर कोई सेंटेंस आप अगर नियम के अनुसार जाएं वॉइस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, किस में? एक्टिव वॉइस में, तो जब वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इज एम आर के साथ आपका क्या लगेगा? बीइंग लग जाएगा। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो कॉमन ही है जब आप वॉइस चेंज करते हैं पैसिव से एक्टिव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन से सवाल है। पहला, द पेशेंट डाइड डैश कैंसर, फ्रॉम कैंसर, विद कैंसर, थ्रू कैंसर या ऑफ कैंसर। किसी अगर बीमारी से कोई मर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑफ कैंसर। चलिए, द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ये 100वां और आखिरी सवाल है आपके इस सेशन का। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपने देखा पूरे सेशन में आर्टिकल, प्रिपोजिशन, वॉइस, टेंस, स्पीच, इसी से सवाल बने हैं। ये होता है बेनिफिट प्रीवियस ईयर का। चलिए, देयर इज डैश लिटिल मिल्क लेफ्ट इन डैश ग्लास, सो आई हैव टू बाय मिल्क। देयर इज नो लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, नो लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द ग्लास, सो आई हैव टू बाय अ मिल्क। उस ग्लास में कोई भी आपका क्या था? दूध नहीं बचा था, इसलिए मुझे दूध लेना है। चलिए, तो नो आर्टिकल यूज होगा और द आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है। हमने एसआई के तीनों प्री, फिर आपका हो जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए एक सेशन देखा सामान्य अध्ययन का, और ये था मुख्य परीक्षा के लिए लैंग्वेज का सेशन। इस प्रकार से हमने 3 प्रीवियस ईयर सेशन किए हैं एसआई एग्जाम के लिए। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिट करेगा। प्रीवियस ईयर से आइडिया लगता है कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल फ्रेम हो रहे हैं। ऑन दिस नोट एंड करते हैं सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।